हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसकी समरी को हम देखेंगे और फिर करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व, जो कि होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स। क्लियर? ओके, सो व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन मॉलिक्यूल से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है, मे इट बी प्लांट, मे इट बी एनिमल। ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू में जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। These are those biomolecules which are either used in metabolic function or synthesized by cellular machinery. और actually में ये biomolecules कर क्या रहे हैं? They are involved for the metabolic activities. Metabolic activities का मतलब होता है, actually metabolic activity is reactions which are following inside the body. अब ये reactions दो टाइप की हो सकती हैं, catabolic भी हो सकती हैं, anabolic भी हो सकती हैं। Catabolism में क्या होगा? कुछ चीज़ reduce होगी, anabolism में कोई चीज़ का synthesis होगा। तो ये दोनों ही रिएक्शंस जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं, दोनों इंक्लूडेड होती हैं। और दोनों में कौन से मॉलिक्यूल्स काम कर रहे होते हैं? तो बायोमोलिक्यूल्स काम कर रहे होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स बनते कहां से हैं? सेल से ही बनते हैं। All the biomolecules are formed from the cell itself, because cell is the basic structural functional unit of life. तो ये जो सेल है यही इन मॉलिक्यूल्स को बना रहा है। फिर ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक रिएक्शन कर रहे हैं। वो रिएक्शन क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा डिफाइनिंग फीचर है। ठीक, अब ये जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो एनिमल टिश्यू में आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? तो शुगर के फॉर्म में मिल सकते हैं, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, फैट्स, ऑयल्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये सारे फॉर्म्स जो हैं एनिमल की बॉडी में मिलने वाले, चाहे वो शुगर हो, अमाइनो एसिड हो, फैटी एसिड हो, या फिर वो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड ही क्यों ना हो, ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। फिर आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो वो हमें कहाँ मिलते हैं? प्लांट्स में, फंजाई में, माइक्रोबियल सेल्स में, यानी कि प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोबियल सेल्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनके पास प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंस, गम, स्पीशीज। आप देखो कि जब हम एनिमल या फंजाई की बॉडी पर प्लांट या फंजाई की बॉडी पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें नॉर्मल लिविंग जो क्राइटेरिया हमारी बॉडी में चल रहा है, किसी एनिमल बॉडी में चल रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे क्या कहना चाहिए कि केमिकल कॉम्पोजिशंस देखने को मिलते हैं। तो उनमें जो मेटाबोलाइट्स, जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ मिलेंगे? एग्जाम्पल है एल्कनॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, गम, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, जो कि हमें किसी बैक्टीरियल सेल से, किसी फंजाई से या फिर किसी प्लांट से मिलने वाली है। सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। अब नेक्स्ट बात आती है कि बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा होता है मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं साइज में। कंपैरेटिवली अगर जो हम मैक्रो मॉलिक्यूल है उसको देखेंगे तो उसका साइज बड़ा होता है। तो जब भी हम लिविंग टिश्यू को ब्रेक डाउन करने के बाद, एसिड में मिक्स करने के बाद उसको स्टेन करते हैं, यानी कि छानते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं, छन जाते हैं, एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ नहीं होते। तो कौन से डिसॉल्व हो जाते हैं? ऑब्वियसली छोटे वाले मॉलिक्यूल्स, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स वहीं रह जाते हैं। तो ये वही माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है। मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन या फिर 800 डाल्टन से कम है तो हम बोलेंगे कि वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल है, विच आर यूजुअली रेफर्ड टू एज माइक्रो बायोमोलिक्यूल, या फिर नॉर्मली हम उसे बायोमोलिक्यूल कंसिडर करते हैं। अगर हम मैक्रो बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे तो इसका साइज मैंने बोला था बड़ा है। तो साइज बड़ा कैसे है, आपने मेजर कैसे किया? अगर 800 या 1000 डाल्टन से ज्यादा साइज है तो वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड
बायो मैक्रोमोलिक्यूल। एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, जो एसिड में सोल्यूशन में नहीं घुला था और ऊपर स्टेन करने में ऊपर ही रह गया, एसिड के साथ मिक्स नहीं हुआ था, वही है हमारा मैक्रो बायोमोलिक्यूल। क्लियर? ओके। Now, they are the basic component of food and principal source। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो खाने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही है। रोटी कार्बोहाइड्रेट है, चावल कार्बोहाइड्रेट है, राइस मतलब ये सारी चीज़ें हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ले रहे हैं। मेजर फॉर्म ऑफ फूड हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बेसिक कंपोनेंट जो होता है फूड का, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोई भी अगर कोई भी बंदा है जो फील्ड पर है, जो कोई गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो एथलीट है या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने देखा होगा वो हमेशा एक ड्रिंक पी रहे होते हैं। उनके पास एक बॉटल में कुछ ड्रिंक होती है विच इज the one which provides energy to them instantly. What is that drink? That is again a carbohydrate drink. वो लोग वो उस बॉटल में क्या पी रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रिंक पी रहे हैं ताकि तुरंत एनर्जी मिले। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड होता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन, इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, और इसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। रेशो क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? रेशो होता है 1:2:1। 1:2:1 के रेशो में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, कोई भूलेगा तो नहीं? क्लियर? ओके। Now the next is types of carbohydrate। तीन टाइप के बेसिकली 3 मेजर ग्रुप्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज पर आधारित आपने 3 ग्रुप बना दिए? हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट एज फॉलोज। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा? तो पहला टाइप है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड बहुत सिंपल ग्रुप होता है, सिंपल ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का, जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। उसे आप और छोटा तोड़कर नहीं कर सकते। टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, आप इसे ब्रेक डाउन करके इसमें से कुछ नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स, इससे कोई सिंपलर यूनिट नहीं मिलेगी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन जैसी। दे आर रेफर्ड टू एज सिंपल शुगर। इनको क्या बोला जाता है कि एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं मोनोसैकेराइड्स। अगर शुगर है तो टेस्ट में कैसा होगा? स्वीट होगा। So they are sweet in taste and colorless solid having solubility in water। हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है लेकिन वाटर सॉल्यूबल है, बट स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन अल्कोहल एंड इन सॉल्यूबल इन ईथर। अगर अल्कोहल के साथ उसको मिक्स करोगे तो सॉल्यूबल हो जाएगा, ईथर के साथ सॉल्यूबल नहीं होगा। दैट इज ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड। अब अगर हम ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। ओलिगो क्या है? ओलिगो का मतलब ही है ग्रुप ऑफ कंपाउंड। दे आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड, लेकिन कैसा कंपाउंड है? जो हाइड्रोलाइज कर जाता है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस 2 या 2 से ज्यादा चीजें मॉलिक्यूल्स बनाता है ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है कंपाउंड्स का, जिनको जोड़कर ये ओलिगोसैकेराइड बना होता है, वो बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद क्रिस्टलाइन कर जाता है, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो दे आर क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्यूबल, और ये भी स्वीट होंगे। भाई कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो, स्वीट ही होंगे। दे कैन बी डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। अब इसमें कितने सैकेराइड्स ग्रुप, मतलब कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। इस तरीके से इसके ग्रुप्स बन जाते हैं किसके? ओलिगोसैकेराइड के। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हमें नाम से समझ में आता है। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी।
पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, तो ये लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर हैं, दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर। एक पूरी थ्रेड बन जाएगी जिसमें अलग अलग डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करेंगे। छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिन्होंने मिलकर के एक बिल्डिंग बना दी है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज एक पॉलीमेरिक यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड है, जहां पर ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड इज प्रेजेंट, और वो सैकेराइड कौन है, ग्लूकोज। वो मोनोसैकेराइड कौन है, ग्लूकोज। उसने जुड़ जुड़ के एक लॉन्ग, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने हाथ पकड़ के एक चेन बना ली है, और वो क्या कहलाएगी, पॉलीसैकेराइड कहलाएगी। क्लियर, राइट डाउन दिस, रिटन, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन्स जो हैं, ये टर्म सबसे पहली बार बर्जेलियस ने दिया था 1837 में, एंड मल्डर ने भी इनका साथ दिया था इन 1838। और अप्रोक्सीमेटली 300 अमाइनो एसिड्स अकर इन नेचर, बट ओनली 300 में से सिर्फ 20 ऐसे होते हैं विच मेक्स द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। भाई प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड हैं तो 300 टाइप के, बल्कि ज्यादा, तो उसमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो मिलकर के प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं, विच आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो क्या है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन इज अल्टीमेटली अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो स्ट्रक्चर में बस एक आर ग्रुप होता है जो चेंज होता है, बाकी सारी चीजें सिमिलर रहती हैं। यानी कि आपको एक कार्बन एटम यहाँ, एक कार्बन यहाँ पर मिलेगा, ये क्या बनाएगा, COOH बनाएगा, और ये वाला जो ये है ये NH2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और एक जो आर ग्रुप होगा सिर्फ वो चेंज होगा। The R group which will be attached, वो R group चेंज होता रहता है, बस उसी से सारे चेंजेस आते हैं। This will be the structure of amino acid. Amino acids have common structure, ये common structure है amino acid का, ठीक है, ये कॉमन स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट अमाइनो एसिड लाइज विद द आर ग्रुप, सिर्फ एक आर ग्रुप का डिफरेंस है जो चेंजेस ला सकता है, बाकी तो सारा का सारा ग्रुप वही रहता है। आर ग्रुप हैव क्वाइट डाइवर्स केमिकल प्रॉपर्टीज, और जैसे जैसे ये चेंज होगा इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, वैसे वैसे स्ट्रक्चर का फंक्शन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता, मतलब नेचर जो है वो चेंज होता जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अब हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड में अगर हम सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ दें तो बाकी सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए इस इमेज में, यहाँ पर सारे ग्रुप सेम जुड़े हैं पर अलग अलग ऑर्डर में जुड़े हैं। जैसे यहाँ पर NH2 इस साइड है, लेकिन इस वाले कंपाउंड में NH2 इस साइड है। यहाँ पर COH जुड़ा है, यहाँ COH जुड़ा है, R की प्लेस यहाँ बदल गई, R की प्लेस यहाँ बदल गई, तो स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस उसके अलाइन जो है, अलाइन जिस तरीके से है, अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाता है ग्रुप्स का, कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर अटैच हो रहा है, बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर वही रहता है। दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिस कैन रिजल्ट इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अब ये अलग अलग अरेंजमेंट्स शो करता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। कौन कौन से होते हैं अमाइनो एसिड्स में, तो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, दैट इज गाबा, दूसरा हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ऑर्थिनीन, citrulline and beta alanine. These are the amino acids which are not found in protein, जो प्रोटीन में नहीं मिलते। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन में नहीं पाए जाते, तो ये नीट लिख करके नोट कर लीजिए। क्लियर, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और एक देखो प्रोटीन्स जो है वो किसके बने हैं, अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। इस बॉन्ड को केमिकली हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जहां पर शेयरिंग हो रही होती है, जहां पर क्या हो रही होती है, शेयरिंग हो रही होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। बिटवीन दी अमाइनो ग्रुप में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब शेयरिंग हो जाए तो वो जो ग्रुप बनता है, जैसे आपको यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं, दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड्स, दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, जो नेचर में कोवेलेंट यानी कि शेयरिंग नेचर के होते हैं। अब अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड को सबसे पहली बार ब्लोर सर ने 1943 में डिस्कवर किया था। लिपिड आर वाटर इनसॉल्यूबल, पानी में घुलते नहीं है लिपिड,
ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। रेशो ऑफ HNO इज मोर देन 2:1। रेशो क्या प्रेजेंट है? 2:1 का रेशो प्रेजेंट है इनमें। लिपिड्स आर लेस डेंस देन वाटर। लिपिड्स जो है ऑब्वियसली लेस डेंस होते हैं वाटर से, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसीलिए वो वाटर में आराम से फ्लोट कर सकते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें लिपिड्स की, तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड। दूसरा होता है कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड। और तीसरा होता है डिराइव्ड लिपिड। थर्ड वन इज डिराइव्ड लिपिड। ये अलग अलग टाइप के लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के लिपिड्स पता होना चाहिए, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड्स। इसको लिख लीजिए, राइट दिस डाउन, नोटेड। तो ये जो सिंपल लिपिड है इसमें क्या होता है आप देखेंगे, इसमें होता है फैट्स, सिंपल लिपिड में आता है फैट्स और वैक्सेस, ठीक है। जबकि कंपाउंड लिपिड जो होता है, जिसको कई बुक्स में मेंशन किया जाता है कॉम्प्लेक्स लिपिड के नाम से, कॉम्प्लेक्स लिपिड के नाम से, उसमें क्या आता है? उसमें आता है 2 चीजें, एक है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, और दूसरा है फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। इसके बाद अगर हम डिराइव्ड लिपिड की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, या फिर स्टीरॉइड्स हो गए, अल्कोहल हो गए, ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें? डिराइव्ड लिपिड में। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है, जहां पर हमने इनको केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड किया है 3 स्ट्रक्चर्स में। एक है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड या जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में आते हैं फैट्स और वैक्स, इसके बाद कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड में फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स इंक्लूडेड है। डिराइव्ड लिपिड जो है वहां पर फैटी एसिड्स या फिर स्टीरॉइड्स, अल्कोहल, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। नाउ अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड किस चीज का बना होता है? न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएं और अपनी एक चेन बना लें, यानी कि पॉलीमर बना लें, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दैट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें 3 छोटी छोटी चीजें होती हैं। पहला होता है फॉस्फेट, दूसरा होता है शुगर, एंड द थर्ड वन इज अ नाइट्रोजन बेस। बात समझ गए? 3 चीजें क्या इंक्लूडेड रहती हैं? फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एज वेल एज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? फॉस्फोरिक एसिड से, यानी कि H3PO4 जिसको हम कहते हैं। फॉस्फोरिक एसिड क्या है? H3PO4। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। शुगर मॉलिक्यूल जो है न्यूक्लियोटाइड में, इट इज 5 कार्बन पेंटोस शुगर, 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर होती है। तो वो दोनों मिलकर के क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है ये नीट के लिए, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। और कौन सा वाला फॉस्फेट और कौन सा वाला शुगर प्रेजेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लिख लिया? नाउ द नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड ईदर बाय राइबोस शुगर, या तो इसमें राइबोस शुगर होती है। राइबोस शुगर क्या होती है? C5H10O5, ठीक, या तो फिर डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। अब देखो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में किस चीज का डिफरेंस है? सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन O5 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? O4। बोथ दी शुगर्स हैव फर्नेस रिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इनका एक जैसा है, बस इसमें एक ऑक्सीजन अगर कम है तो वो डीऑक्सी राइबोस कहलाएगा। 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, बहुत पूछा जाता है, बहुत वाइडली, बहुत एक्सट्रीमली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन जो है वो एक डबल रिंग का स्ट्रक्चर है, जबकि पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। और ये सब हैं क्या? ये हैं दोनों नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस है। रिटन, ये लिख लिया?
Now the next is DNA. DNA is deoxyribonucleic acid. अब ये एक जेनेटिक मटेरियल है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। हमने कई बार कई जगह डीएनए के बारे में सुना है। बचपन से जब से हमने बायोलॉजी में कदम रखा है, सबसे पहली चीज जो याद करिए, सबसे पहला फॉर्मूला वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और पहले दिन सोच लिया था वाह यार अपन तो बायोलॉजी में तोड़ देंगे, मतलब मजा आ जाएगा। तो ये वही डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। किसमें नहीं होता, वायरसेस में नहीं होता, वहां पर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए हो सकता है। अब अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डीएनए कभी अगर साइटोप्लाज्म में मिल जाए सेल ऑर्गेनेली में, तो वो कहाँ मिलेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाता है, प्लास्टिड में मिल जाता है। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों को क्या बोला जाता था, इसके पास डीएनए होता था इसीलिए तो 1 मिनट, इसके पास डीएनए होता था इसीलिए तो इसको बोला जाता था सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि भाई खुद का डीएनए प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेट कर लेगा। रेप्लिकेट खुद से कर लेगा तो भाई इसको फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अदरवाइज सेल में रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है। एज वेल एज इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे प्लास्टिड हो, दोनों के पास डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट, राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करा देता है, डीएनए रेप्लिकेशन करा देता है, सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो ये थोड़ा अमाउंट ऑफ डीएनए वहां भी मिलता है, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। यूरासिल न्यूक्लियोटाइड्स आर एब्सेंट इन डीएनए। यूरासिल न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में नहीं होते। इंपॉर्टेंट नीट वाला पॉइंट पूछ लिया जाएगा, कौन सा वाला एब्सेंट है डीएनए में, तो क्या बताओगे, याद करो, यूरासिल डीएनए नहीं होता। नीट लिख के मार्क कर लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड में ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डबल हेलिक्स के मॉडल में किसने समझाया था, सर वॉटसन और क्रिक ने 1953। और ये तो है ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट के लिए। किसने बताया था मॉडल डबल स्ट्रैंडेड हेलिक डीएनए का, वॉटसन और क्रिक ने 1953 में। ठीक, तो ये इन्होंने पहली बार बता दिया था डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं आरएनए। आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, ये ज्यादातर साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल्स के पाया जाता है। वायरस में भी आरएनए या फिर डीएनए में से कोई एक प्रेजेंट होगा। थोड़ा सा जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है सेल के अंदर, किस फॉर्म में, न्यूक्लियोलस के फॉर्म में। ठीक है, ज्यादा कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा वहां है सेल न्यूक्लियस के अंदर, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म में, पर ज्यादा अमाउंट पर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। क्लियर, इतना समझ आया। नेक्स्ट, आरएनए जो होता है, अब अभी तक क्या था, डीएनए डबल चेन थी, है ना। आरएनए जो है वो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, बहुत बड़ा डिफरेंस। तभी तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में सिंगल चेन, डीऑक्सी में डबल चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जहां पर न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, कौन कौन से प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल प्रेजेंट है। अब देखो, हर स्टूडेंट को डीएनए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर स्टूडेंट पढ़ के जाएगा। आरएनए पे थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो मैंने वो चीज बता दी है जहां पर क्वेश्चन पूछेंगे। थाइमिन न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ये बहुत यूनिक फीचर है। थाइमीन यहाँ पर एब्सेंट है। थाइमीन आर नॉट प्रेजेंट इन दी आरएनए, दे आर नॉट प्रेजेंट इन दी आरएनए। ठीक है, थाइमीन वहां मिल जाएगा, यहां नहीं मिलेगा। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए को एमआरएनए कहते हैं, और ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए बोला जाता है। तो ये 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। 4th ऑप्शन में कुछ और भी दिया जा सकता है, आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम्स को लेकर। एंजाइम वर्ड जो है ये सबसे पहली बार कूने ने 1878 में दिया था, और बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं दुनिया में। अप्रॉक्सीमेटली 2-3 हजार एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है एंजाइम्स का, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 10,000 से लेकर 1 लाख डाल्टन्स तक का वेट हो सकता है, और अप्रॉक्सीमेटली 3000 एंजाइम प्रेजेंट है।
ठीक है, तो 3000 तक के एंजाइम प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर वेट कहाँ है, बहुत देखो इजी है, 10,000 से 1 लाख डाल्टन तक का, 10,000 to 1 लाख डाल्टन का वेट है। एंजाइम सबसे पहले ब्यूचनर सर ने डिस्कवर किया था और उन्हें अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1907 में उनकी स्टडीज के लिए, जो उनने किस पर करी थी, ईस्ट पर करी थी। नाउ दिस होल इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली सारे एंजाइम्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे एंजाइम्स में आपको प्रोटीन प्रेजेंट मिल जाएगा। और बीइंग प्रोटीन दे आर कोडेड बाय डीएनए। प्रोटीन्स जो है उसके ऊपर कोडिंग रहती है डीएनए की। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, कुछ लिविंग स्ट्रक्चर जो क्या करने वाला है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो बायोकैटलिस्ट है। हैविंग प्रोमिनेंट एक्टिविटी साइट, और इसके खुद के एक्टिविटी साइट्स होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट ब्रिंग अबाउट चेंज ऑफ लार्ज अमाउंट। कैटलिस्ट का काम ही यही होता है, बहुत थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन रिएक्शन पर, कोई भी रिएक्शन अगर चल रही है उसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट है, तो कैटलिस्ट तो थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बट इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ लार्जर इंपैक्ट ओवर दैट रिएक्शन। उस पूरे प्रोसेस में उस कैटलिस्ट जो कि बहुत थोड़ा सा है, उसका काम बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम। नेक्स्ट, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मालूम है कि भाई हमें कहाँ काम करना है। दे आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम विल जनरली कैटलाइज ओनली सिंगल रिएक्शन। स्पेसिफिक, जहाँ जरूरत है वहीं काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर कैटलिस्ट हूँ, मैं अगर एंजाइम हूँ, तो मुझे किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, नहीं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैं बना हूँ, मुझे वहीं पर काम करना है। तो एंजाइम बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, सारी रिएक्शंस में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए उन्हें कैटलाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। ऐसी कोई अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन नहीं होती है लिविंग सिस्टम में। कांस्टेंट मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग सेल थ्रू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या है, वो जो कॉन्स्टेंटली कोई चीज बन रही है, कोई चीज टूट रही है, तो देखो मेकिंग भी हो रहा है और ब्रेकिंग भी हो रहा है, तो वो प्रोसेस मेटाबॉलिज्म कहलाता है जब बॉडी के अंदर चलता है। ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हर चीज से क्या निकल आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा बायोमॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, या तो एक होगी या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं एंजाइम में। कोफैक्टर्स जुड़े रहते हैं। कोफैक्टर्स आर बाउंडेड बाय एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटालाइटिकली एक्टिव। तो कैटालाइटिकली यानी कि एंजाइम प्रेजेंट तो है, लेकिन वो कब काम करेगा, जब वो एक्टिव होगा। एक्टिव कब होगा, जब कोफैक्टर आएगा। तो कोफैक्टर हमेशा एंजाइम को एक्टिवेट करता है कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, यानी किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने के लिए। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम या फिर मेटल आयंस। ये 3 चीजें कोफैक्टर्स हो सकती हैं। इसको ये इंपॉर्टेंट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोएंजाइम हो सकते हैं, या फिर मेटल आयंस हो सकते हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, फिर कंप्लीट एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। पूरे एक एंजाइम को हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। कंसिस्ट ऑफ एपो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, एंजाइम्स जो होते हैं वो थर्मोलेबाइल एम्फोटेरिक कोलॉइडल सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। आपको मैंने बताया एंजाइम्स जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक हैं, किस सबस्ट्रेट के पास जाके काम करना है, कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। मतलब कि एम्फोटेरिक का एम्फीबियन क्या होता था, एम्फीबियन होता था जिसके पास 2 तरीके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, ऐसे ही एंजाइम के पास भी होते हैं। और कोलॉइडल और थर्मोलाइबल होते हैं। ये कहाँ काम करते हैं, इनसाइड दी सेल। इफ वर्किंग इनसाइड सेल तो हम इनको एंडो एंजाइम बोलेंगे, और एंजाइम अगर बाहर आ जाए सेल से और काम करे तो इन्हें हम एक्सो एंजाइम बोलेंगे। तो 2 टाइप का है, एंडो एंजाइम, एक्सो एंजाइम। सेल के अंदर काम कर रहा है तो एंडो, सेल के बाहर काम कर रहा है तो एक्सो एंजाइम। डन।
नाउ अब आते हैं हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पे। तो एंजाइम को जो नाम दिया गया वो सफिक्स एज ऐड करके दिया गया। कौन सा सफिक्स ऐड किया गया? एज, जैसे कि सुक्रेज, ठीक। तो दे आर द रूट वर्ड ऑफ सबस्ट्रेट इन विच द एंजाइम एक्ट। तो हम कैसे किसी को पहचानते हैं कि भाई ये वाला जो वर्ड है ये एंजाइम है या नहीं है? हमेशा एंजाइम के आगे ASE एज लगा होता है, जैसे कि लाइपेज, ठीक। सुक्रेज ये क्या है? लाइपेज क्या है? फैट को ब्रेक करने वाला। सुक्रेज क्या है? सुक्रोज को ब्रेक करने वाला। कभी कभी इन एंजाइम्स के नाम में इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेलाइज, कि वो किस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, कभी इसके बेसिस पर भी नाम दिया जाता है। तो पॉलीमरेज यानी कि पॉलीमराइजेशन में हिस्सा लेने वाला। डिहाइड्रोजनेज जो है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम कराएगा। डिहाइड्रो है ना, तो डी यानी कि रिमूवल, हाइड्रो यानी कि किसके लिए यूज किया है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो डिहाइड्रोजनेज क्यों बोला? क्योंकि वो उसका फंक्शन वैसा था। पॉलीमराइजेशन में काम कर रहा है तो पॉलीमरेज हो जाएगा। अदरवाइज कौन सा चलेगा? ये एज लगा देंगे, जैसे कि सुक्रेज, लाइपेज, माल्टेज। तो ये सारी चीजें होती हैं जो नेमिंग और क्लासिफिकेशन में यूज होती हैं, जहां आपको याद रखना है कि अगर एज जुड़ा हुआ मिल गया तो इसका मतलब कि वो क्या है? एंजाइम है। क्लियर? ओके। नाउ कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनका नेम सिर्फ सोर्स के बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है, जो पहले आइडेंटिफाई हुए थे। जैसे कि पैपिन जो है ये पपाया से आया है, तो ओरिजिन के बेसिस पे भी नाम दे देते हैं। और एंजाइम ऑफ सम नेम्स ऑफ सम एंजाइम एंड्स विथ इन, जैसे इंडिकेटिंग दैट दे आर बेसिकली प्रोटीन। और अगर उसमें प्रोटीन होगा तो उसके आगे इन लगा होगा, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक। पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, तो इन लगा है, वो भी एंजाइम है। उसी तरीके से अब अच्छा एक चीज थी, पेप्सिन जो स्टमक में प्रेजेंट था वो कब एक्टिवेट होता था? देखो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता था, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम मिल जाता था तो क्या होता था? एक्टिवेट हो जाता था, अपना काम करने लगता था। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम एंड देयर नेमिंग। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले आप इसको नोट कर लो पूरा कंप्लीट। डन? ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कोई भी एंजाइम एक्शन कैसे करता है, ठीक, उसकी तीन इंपॉर्टेंट बात होती हैं। पहला, हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट होती है। दूसरा, हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक शेप होता है। एवरी एंजाइम इज गोइंग टू हैव अ स्पेसिफिक शेप। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भले ही कोई भी रिएक्शन चल रही हो, वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हर एक जो एंजाइम है वो अनऑल्टर्ड रहता है। अब देखो अनऑल्टर्ड रहेगा तभी अपन उसे नेक्स्ट रिएक्शन में यूज कर सकेंगे। सो इट रिमेन्स अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड रहता है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें। अब एक्टिव साइट का क्या काम है? स्पेसिफिक शेप का। और अनऑल्टर्ड होने का क्या? एक्टिव साइट का काम है कि एक जो एंजाइम है उसके पास जो एक्टिव साइट है वो ऐसी साइट है जहां पर जब सबस्ट्रेट अटैच होगा तो उसके बाद रिएक्शन चलना चालू होगी। सो दैट साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से एक्चुअली अगर हमें उसको एक्टिव करना है, एंजाइम को, अनऑल्टर्ड है वो तो एक्टिव करना है, तो हमें उस एक्टिव साइट को पता होना चाहिए। दूसरी बात, स्पेसिफिक शेप होता है, तभी तो हर एंजाइम अलग अलग होता है। तो एवरी एंजाइम इज गोइंग टू हैव स्पेसिफिक शेप। और अनऑल्टर्ड होने का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर ऑल्टर हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई इट रिमेन्स अनऑल्टर्ड, क्योंकि जो एक्टिव साइट है वहां पर जो सबस्ट्रेट अटैच हुआ है वो वहां से निकल जाएगा जब, तो वो एक्टिव साइट वैसी की वैसी रह गई। अब ये वापस से सबस्ट्रेट यहां जाकर नया जब भी रिएक्शन होनी होगी तो वो यहां पर ऐड होकर रिएक्शन हो जाएगी। और ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट जब जुड़ जाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो यहां पर भी दिया है इस इमेज में, ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। तो एंजाइम जो है इसकी एक्टिव साइट क्या है? ये वाला,
ये पूरा इसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट पर जब ये सुक्रोज जो सबस्ट्रेट था वो आके अटैच होगा तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो एक्टिव साइट कौन सी हुई? जहां पर सबस्ट्रेट आकर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही ये एंजाइम जो है ये अनऑल्टर्ड रह जाएगा, प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। अब इसमें दोबारा से ये वाला जो पोर्शन है ये एक्टिव साइट बन गई है जहां पर आकर वापस से सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है। ठीक है, देखो एंजाइम पोजेस एक्टिव साइट, एंजाइम की अपनी एक एक्टिव साइट है। दिस इज द एक्टिव साइट वेयर द रिएक्शंस टेक्स प्लेस, जहां पर रिएक्शन होगी। ठीक, इसके बाद स्पेसिफिक शेप्स होते हैं हर एक एंजाइम के, दे हैव अ पर्टिकुलर शेप, अ पर्टिकुलर एक्टिव साइट, हर एक एंजाइम की अलग अलग। ठीक, एंजाइम्स रिमेन अनऑल्टर्ड अप टू द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एंजाइम जो कैसा रहेगा? वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, अनऑल्टर्ड रहेगा, ताकि वो फिर से दोबारा रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके काम करता है। जब भी वो काम करेगा वो क्या करेगा? अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, और फिर एक्चुअली ये जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। इसको नीट लिख लेना, एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, अब अपन ये एंजाइम सबस्ट्रेट की बात समझते हैं। एंजाइम कंबाइंस विद सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, ये दोनों जब ऐड हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको ES कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि जब भी ये रिएक्शन होगी, सपोज ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इनके बीच में जब भी रिएक्शन होती है तो एक्चुअली में फॉर्म क्या होता है? फॉर्म दो चीजें होती हैं इससे। पहला फॉर्म इससे दो चीजें होती हैं। पहला तो होता है एंजाइम अलग निकल जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अब ये जो एंजाइम है ये नेचर में कैसा है? अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड है। नाउ इट कैन अगेन बी यूज, ये तो रिएक्शन 1 थी, अब इसको हम वापस से अगर ले आएंगे तो हमारे पास एक और बार एंजाइम रहेगा और इसके साथ फिर कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो ऐड हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे दो चीजें फॉर्म होती है, याद रखना, एक खुद एंजाइम और दूसरा प्रोडक्ट। ठीक, सी which breaks up into products and enzyme, किस में ब्रेक हो जाएगा? प्रोडक्ट और एंजाइम में। सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन यानी कि 4 से 12 अमाइनो एसिड्स तक का एक लार्ज एंजाइम मॉलिक्यूल comes in direct contact with the substrate, this portion is called active site। तो यह एक्टिव साइट क्या होती है? जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है जाकर के किसके साथ? एंजाइम के साथ। तो ये एक्टिव साइट याद रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए, पहले ये वाली स्लाइड लिखिए। डन, ओके, अब ये वाली लिखिए। डन, फाइन। नाउ द नेक्स्ट विल बी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, जो क्या करेगा? एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई ना कोई असर डालेगा। ठीक, तो वो क्या होता है? पहला तो हो सकता है कि भाई सबस्ट्रेट, 1 मिनट, पहला तो हो सकता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वही कम था, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, दूसरा हो सकता है pH, तीसरा हो सकता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑल्टर कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। अब हम देखेंगे पहले कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, हाँ पहले ये चीज देखो, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशन विच ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये सारी कंडीशंस जो हैं ये क्या करती हैं? स्ट्रक्चर ऑल्टर कर देती हैं प्रोटीन का, स्ट्रक्चर ऑल्टर कर देती हैं प्रोटीन्स का। आपने देखा होगा कि जो भी मेडिसिन्स होती हैं उनके पीछे लिखा रहता है स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है?
क्योंकि अगर उसमें मान लो कोई भी अगर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, कोई भी अगर प्रोटीन प्रेजेंट है किसी मेडिसिन में, तो वो क्या होगा, अगर आप उसे टेम्परेचर हाई रख दोगे तो क्या होगा, हीट की वजह से नेचर ऑल्टर हो जाता है। जैसे हम अगर एग की बात करें तो एग जो होता है, आप उसको जैसे ही हॉट पैन पर डालोगे तो वो उसका नेचर कैसा था, वो लिक्विड था ना, अभी उसका नेचर चेंज हो जाएगा और वो पूरा के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये प्रोटीन का नेचर ऑल्टर हो रहा है बिकॉज ऑफ हीट। तो ऐसे कोई फैक्टर, ऐसे कोई कंडीशंस जो प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर ऑल्टर कर देते हैं, वो हमारी पूरी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम ही तो है, तो वही नहीं रहेगा तो कैसे रिएक्शन होगी। तो सबसे पहला है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू अ मैक्सिमम, देन इट लेवल्स ऑफ। अगर आप इसको ऐसे याद रखना कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में क्या लिख के रख लोगे, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में लिखो दैट एंजाइम इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जैसे ही बढ़ेगा एंजाइम भी बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यही हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, लिखो इसे, रिटन, ओके ना। ये भी लिख लेना कि कौन कौन सी चीजें ऑल्टर कर सकती हैं। डन, फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट कर रहा है तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी करेगा। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। एनी हाउ अगर आप एंजाइम ज़्यादा डाल दो या आप सबस्ट्रेट ज़्यादा डाल दो तो क्या होगा, रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, यानी रिएक्शन जिस दर से चल रही है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो रिएक्शन ज़्यादा तेज होने लगेगी। तो इसमें क्या होगा, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इन जनरल द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एक्टिव साइट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ज्यादा एंजाइम थे, ज्यादा एक्टिव साइट था, तो ज्यादा जल्दी सबस्ट्रेट उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। बात समझ रहे हो। अभी ये हमारा एंजाइम था, ये हमारा एंजाइम था, अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, ऐसे हमारे बहुत सारे एंजाइम्स हो गए। तो आप सोचो जितने भी सबस्ट्रेट होंगे ऐसे, वो बहुत जल्दी जाके नहीं जुड़ जाएंगे, बहुत जल्दी जाके नहीं जुड़ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे एक्टिव साइट्स हैं। तो ये क्या बना लेगा, बहुत जल्दी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बना लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा जल्दी। ठीक है, अब अगर हम टेम्परेचर और पीएच की बात करेंगे तो टेम्परेचर एंड पीएच आर दी मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ये जो है सबसे ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। अगर आपने 10 डिग्रीज भी इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर तो रिएक्शन का जो रेट है वो जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ सी रीड दिस, it says temperature and pH in most of the enzymatic reactions rise of 10% in the temperature, double the rate of reaction between 5 to 40 degrees। किसी भी रिएक्शन को अगर आपको जल्दी करवाना है तो टेम्परेचर और पीएच सबसे बढ़िया फैक्टर होते हैं कि बहुत जल्दी रिएक्शन होने लग जाए। ठीक है, तो ये हो गई हमने कौन कौन सी बातें देखी। अब देखो ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि what are the factors that affect the rate of reaction, या what are the factors that affect the rate of reaction of enzyme substrate complex। तो आपको वहाँ पे क्या क्या मेंशन करना मिलना चाहिए। सही आंसर होगा कि अगर वहाँ पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो, 1 मिनट में ऐसे पूरा लिख देती हूँ, ये फैक्टर्स अलग से लिख के रख लेना, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन,
एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरा है टेम्परेचर, एंड द फोर्थ वन इज पीएच, फोर्थ वन इज द पीएच। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। राइट इट डाउन, लिख लिया? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब होता है कि किसी तरीके से या तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाए या फिर बिल्कुल बंद हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे इनहिबिशन या फिर रिडक्शन। तो ये एंजाइम की एक्टिविटी जो है ये कैसे ऑल्टर होगी, कैसे कम होगी, कैसे इनहिबिट हो जाएगी या कैसे स्टॉप हो जाएगी? एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू सर्टेन एडवर्स कंडीशन और केमिकल इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। अगर किसी भी रीजन से एक्टिविटी जो है एंजाइम की, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम reduces or stops, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है? अब chemicals which interfere with inhibitor process are called inhibitors। जो इस प्रोसेस में एंजाइमेटिक एक्टिविटी में जो काम करेगा, the one which works for enzymatic activity को इनहिबिट करने में जो काम करेगा, एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिशन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनहिबिटर, उसे हम कहते हैं इनहिबिटर, ठीक है? तो यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंजाइम इनहिबिशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप की एंजाइम इनहिबिशन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इसको लिख लीजिए। डन? ओके, नाउ पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक कोई ऐसा इनहिबिशन है जहां पर कुछ तो कंपटीशन चल रहा होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स बनने का, और दूसरा है जहां नहीं चल रहा होगा। इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन जब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो सबस्ट्रेट है या जो एंजाइम है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, फिर भी जो हमारी रिएक्शन थी वो सेम रेट पर चल रही थी। ये जो Km है ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है ये, ठीक? और ये Vmax क्या है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, velocity of reaction with which it is taking place, ठीक है? तो एक्चुअली में हुआ क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसे वापस से ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट या एंजाइम का एनालॉग बना जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज हुआ, लेकिन जो वेलोसिटी, जो रेट है हमारी रिएक्शन का, वो सेम ही रहा, ठीक? और अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करें तो इसमें जो इनहिबिटर है इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम, यानी कि इनहिबिटर जब एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा तो एक्टिव साइट्स तो क्या हो गई, खत्म हो गई, एंड द Vmax डिक्रीजेस, तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी, तो इसका जो वेलोसिटी है, रेट है रिएक्शन का, वो कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? कॉम्पिटिटिव वाले में कंपटीशन चल रहा था, ठीक है? अगर सबस्ट्रेट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी तो रिएक्शन सेम ही रहेगी, लेकिन अगर इन केस ऐसा हुआ कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हुआ, यानी कि कोई इनहिबिटर आ गया एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए, सबस्ट्रेट ना आके कोई इनहिबिटर आ गया, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट तो मिले ही नहीं। मिला कौन? एंजाइम और इनहिबिटर। इस केस में रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। So these are non-competitive inhibition and competitive inhibition. नोट कर लीजिए। Done? Okay. Now the next is feedback inhibition. Feedback inhibition जो है वो बहुत important है। पहली चीज तो ये बहुत important है, feedback inhibition, जहां पर
फीडबैक में इनहिबिशन क्या होता है? जहां पर एक एंड प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट फंक्शंस एज टेम्पररी इनहिबिटर। अभी क्या हो रहा था कि हमारा जो एंजाइम था, देखो हमारा जो एंजाइम था और हमारा जो सबस्ट्रेट था, जब ये मिलते थे तो क्या बनाते थे? एंजाइम अलग निकल जाता था अनऑल्टर्ड फॉर्म में और इसके साथ कोई प्रोडक्ट बन जाता था, प्रोडक्ट वाज फॉर्म्ड। ठीक है, अब हुआ ये फीडबैक मैकेनिज्म में, ये जो हमने एंड प्रोडक्ट बनाया है, ये जो प्रोडक्ट बनाया है, ये किसकी तरह काम करने लग गया? टेम्परेरी इनहिबिटर की तरह, टेम्पररी इनहिबिटर बन गया ये, विच कंबाइंस विथ रेगुलेटरी साइट्स, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। रेगुलेटरी साइट को हम क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। तो एलोस्टेरिक साइट पर ये जुड़ जाएगा एंजाइम के साथ और नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा। भाई प्रोडक्ट का काम ये थोड़ी था कि वो एंजाइम के साथ जाके जुड़ जाए, प्रोडक्ट का काम था, प्रोडक्ट क्यों बना था? जिसकी चीज की नीड होगी वो बनी होगी। अब वो ही अगर जाकर एंजाइम के साथ जुड़ने लग जाए, अब क्या हुआ? ये ऑल्टर कर देगा ना चीजों को, ये टेम्पररी इनहिबिटर की तरह काम करेगा। एंजाइम जितने होंगे उनके साथ अगर प्रोडक्ट जाके जुड़ गया, सबस्ट्रेट अलग रह गया, तो रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी। एंजाइम एंड दस फंक्शन एज नेगेटिव मॉड्यूलेटर। तो ये क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, नेगेटिव मॉड्यूलेटर हो जाएगा पूरी रिएक्शन में। दिस इज कॉल्ड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन जो है, इसको नीट लिखकर मार्क कर लीजिए, इसे नीट लिख के मार्क कर लीजिए। फीडबैक मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा कि रिएक्शन नॉर्मल चल रही थी, एक एंजाइम था और एक सबस्ट्रेट था, दोनों मिल गए तो क्या हुआ? कुछ प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट के साथ साथ एंजाइम हमेशा अनऑल्टर्ड फॉर्म में रिलीज हो जाता है। एंजाइम तो अनऑल्टर्ड था, प्रोडक्ट जो बन रहा था वो जाकर के टेम्पररी इनहिबिटर की तरह काम करने लगा, हर बार जाकर एंजाइम से मिल जा रहा है। तो सबस्ट्रेट नहीं कंबाइन हो पा रहा, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, बल्कि एक इनहिबिशन हो जाएगा, एक नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक क्रिएट हो जाएगा, जहां पर प्रॉपर रिएक्शन नहीं चल पा रही। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, क्योंकि वो जो साइट है जहां पर ये प्रोडक्ट जाकर इनहिबिटर की तरह काम करेगा, जुड़ेगा, उस साइट को हम क्या बोलते हैं? उस साइट को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, राइट इट डाउन। डन? ओके, नाउ so we are done with the short summary, quick summary of the chapter biomolecules and enzymes। और अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब सारी बातें वही हैं, जितना हमने पढ़ा है उन चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप जल्दी से पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई विल गिव यू अ मिनट। Okay, so let's start with the first question. What does the first question say? Which of the following is not correct? हमें find out करना है कि कौन सा वाला is not correct. Options देखिए। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यस, प्लांट में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। नेक्स्ट है पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेल्यूलोज। जो पेपर हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, एक्चुअली में वो क्या है? सेल्यूलोज है, इसीलिए तो उसे खा के डाइजेस्ट नहीं कर देते, बिकॉज इट कंटेन्स सेल्यूलोज। नेक्स्ट है कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोज। यस, डेफिनेटली कॉटन फाइबर में भी सेल्यूलोज है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज गिव ब्लू कलर विद द आयोडीन टेस्ट। नो, दिस इज नॉट ट्रू, सेल्यूलोज इज नॉट गोइंग टू गिव द ब्लू कलर विद द आयोडीन टेस्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, सेल्यूलोज गिव्स ब्लू कलर विद द आयोडीन टेस्ट। बाकी सारे के सारे सही स्टेटमेंट है। सो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन D for this answer. Done? Mark कर लीजिए। Okay. Now the next. Next is which of the following is not correct? Again you need to find the incorrect option, यानी कि एक false statement हमें find out करना है। पहला, all monosaccharides are reducing sugar। सारी monosaccharides जो होते हैं वो reducing sugar होते हैं। Felling's test is used for detecting reducing sugar। और इस reducing sugar को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? तो Felling टेस्ट लगाते हैं। एक्चुअली ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, इससे कभी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है माल्टोज एंड लैक्टोज।
नेक्स्ट है माल्टोज एंड लैक्टोज आर नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, एक्चुअली नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर्स है माल्टोज एंड लैक्टोज. एंड सुक्रोज अकर इन शुगर केन एंड शुगर बीट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. डेफिनेटली सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी, दैट इज माल्टोज एंड लैक्टोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन सी इसका आंसर है. क्लियर? ओके. Now, see the next question. The next question says cellulose is a homoglycan hexosan, almost pure cellulose. सबसे ज़्यादा, अभी देखो अपन ने फर्स्ट स्टेटमेंट में भी ये पढ़ा था कि सेल्यूलोज जो है वो कॉटन में मिलता है, और सबसे ज़्यादा प्योर सेल्यूलोज का जो फॉर्म होता है इनफैक्ट वो कॉटन में ही पाया जाता है. सबसे प्योर सेल्यूलोज इज फाइंड इन दी कॉटन एंड नॉट इन दी एनी अदर पार्ट. जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स प्लांट का कोई पार्ट मार्क कर देते हैं, प्लांट वाला ऑप्शन मार्क कर देते हैं, पर एक्चुअली में ट्रू सेल्यूलोज, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ट्रू सेल्यूलोज इज फाउंड इन दी कॉटन. तो ट्रू सेल्यूलोज इज फाउंड इन कॉटन. ठीक है, कहां मिलता है? कॉटन में. ऑप्शंस देखिए, कॉटन राइट, एप्पल नहीं, ऑरेंज नहीं, जूट नहीं. सो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कॉटन. राइट, that is the correct answer to this question. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय. सबसे ज्यादा अबंडेंट जो मॉलिक्यूल है जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वो कौन प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑल बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गे. सारे के सारे बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गे बनाते हैं. दूसरा फंजाई, एल्गे, ग्रीन प्लांट सेल. तीसरा बैक्टीरिया, एल्गे एंड ग्रीन प्लांट सेल्स. वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया. तो देखो वायरस तो पहले हिस्से में चला गया. फंजाई, एल्गे एंड ग्रीन प्लांट्स. तो एल्गे जो है, फंजाई जो है, फंजाई इंक्लूडेड है, तो फंजाई तो नहीं बनाती. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गया. फिर ऑल बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गे, यहाँ पर भी फंजाई नहीं बनाती, ये ऑप्शन भी गया. फंजाई और वायरसेस नहीं बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट अब बचा क्या? बैक्टीरिया, एल्गे, ग्रीन प्लांट. सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी फॉर दिस आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. जो सबसे ज़्यादा हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वो किससे बनते हैं? ध्यान रखना, बैक्टीरिया से, एल्गे से और ग्रीन प्लांट से. बैक्टीरिया, एल्गे एंड ग्रीन प्लांट्स आर गोइंग टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट मेजरली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द कोवलेंट लिंकेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू अ प्रोटीन और लिपिड इज टर्म्ड एज. जब क्या जुड़ जाए? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट टू अ प्रोटीन और लिपिड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाए या तो प्रोटीन के साथ या तो फिर लिपिड के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है? What will be the complex form between them? इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको कहते हैं ग्लाइको कॉन्जुगेट. क्या बोलते हैं? ग्लाइको कॉन्जुगेट. तो ये ग्लाइको कॉन्जुगेट कहलाता है जब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है. ऑप्शंस देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको प्रोटियोग्लाइकन एंड ग्लाइको कॉन्जुगेट. ग्लाइको कॉन्जुगेट इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मार्क कर लीजिए क्वेश्चन 5. डन, ये जरूर लिख लीजिएगा. Clear? Okay. Now question number 6. Question number 6 says which of the following sugar is found in nucleic acid? कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है न्यूक्लिक एसिड में? न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है डीऑक्सीराइबोज. डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर. क्लियर? तो ऑप्शंस देखिए इसके क्या क्या दिए हुए हैं. डेक्सट्रोज नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, ल्यूविलोज नहीं होता. डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट इन दी कॉम्प्लेक्स. जहां पर न्यूक्लिक एसिड बनता है वहां पर कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर. ओके, नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ. सेल्यूलोज किस चीज का पॉलीमर होता है? ठीक, तो सेल्यूलोज हमेशा बीटा
ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है? बीटा ग्लूकोज का, बीटा कार्बन पे मिलेगा। तो अल्फा ग्लूकोज नहीं होगा, बीटा ग्लूकोज होगा, अल्फा फ्रक्टोज नहीं होगा, बीटा फ्रक्टोज भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा ग्लूकोज। करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा ग्लूकोज। ठीक, सो द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट विल बी आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। विच टू फंक्शनल ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर? शुगर में कौन से दो फंक्शनल ग्रुप मिलते ही हैं? शुगर में कौन से दो फंक्शनल ग्रुप मिलते ही हैं? तो आपको याद है पहला था कार्बोनिल, कार्बोनिल मिल जाता है, और दूसरा हमें मिल जाता है हाइड्रोक्सिल। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। ठीक है, ये दो ग्रुप्स जो हैं ये शुगर में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ऑप्शंस देखिए, कार्बोनिल एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। कार्बोनिल एंड मिथाइल, मिथाइल ग्रुप नहीं होता। हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल, मिथाइल होता ही नहीं है। फिर आया है हमारा कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल, विच इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो शुगर में ग्रुप्स प्रेजेंट मिलेंगे वो दो कौन से हैं? एक कार्बोनिल और दूसरा हाइड्रोक्सिल। क्लियर? दैट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। आर्थ्रोपोड क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विद जॉइंटेड लेग, है ना? उनके पास काइटिन की कवरिंग होती है बॉडी के बाहर। ये किस चीज से बनती है? पहला केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। तो केराटिन सल्फेट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है ग्लूकोजामाइन, नेक्स्ट है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड लाइपोग्लाइकेन। एक्चुअली जितने भी आर्थ्रोपोड यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं उन सब का जो काइटिनस लेयर होता है वो बना होता है डी ग्लूकोसामाइन का, डी ग्लूकोजामाइन से। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में हमें डी ग्लूकोसामाइन ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, डी ग्लूकोसामाइन। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चन। Clear? Okay. Now see the next question. Next question says, which of the following is non-reducing carbohydrate? Non-reducing carbohydrate कौन सा होता है? अभी उससे पहले भी एक टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। Non-reducing carbohydrate होती हैं शुगर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। शुगर में कौन सी शुगर? अब ऑब्वियसली नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है तो कुछ शुगर कंटेंट होगा, तो कौन सी वाली होती है? सुक्रोज। सुक्रोज। अभी दूसरे फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले। ऑप्शंस देखिए, माल्टोज, माल्टोज नहीं होती, सुक्रोज होती है, लैक्टोज नहीं होती, राइबोज 5 फॉस्फेट नहीं होती। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है। ओके, नाउ see the next question. The next question is, which of the following is the least likely to be involved in stabilizing three-dimensional folding of most protein? ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाला जो है इन्वॉल्व होता है थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के लिए? तो ऑप्शंस देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड एस्टर बॉन्ड्स। तो हमने ये तीनों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होते हैं वो भी नहीं होते, चार्ज वाले बॉन्ड्स होते हैं। देन वी हैव हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एस्टर बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? इट इज द थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्या करता है? स्टेबलाइज करके रखता है, तो वो होता है एस्टर बॉन्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। क्लियर? लिख लीजिए। Now, see the next question. The next question is, which of the following is not polymeric? कौन सा दिए गए ऑप्शन में से पॉलीमरिक चेन नहीं है? पॉलीमरिक चेन का क्या मतलब होता है? जहाँ पर छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलकर के एक लार्ज चेन बना रहे होते हैं उसे हम पॉलीमरिक बोल देते हैं। तो पॉलीमरिक कौन सा वाला नहीं है? पहला, न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमरिक, जहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये नहीं होगा। प्रोटीन में भी होता है, पॉलीसैकेराइड खुद ही बोल रहा है मैं पॉली और सैकेराइड हूँ, ये भी नहीं होता। लिपिड्स होते हैं जो कैसे होते हैं? नॉन पॉलीमरिक इन नेचर, दे आर नॉट पॉलीमरिक, दे आर नॉट चेन्स, दे आर नॉट लॉन्ग चेन्स।
सो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर की तो हमें इतना डिफिकल्ट ये चीज़ नहीं लगेगी। जनरल सी बात है भाई, किसमें लॉन्ग चेन नहीं पाई जाती, विच ऑफ देम डज नॉट हैव अ लॉन्ग चेन, तो किस में नहीं होती, लिपिड्स में नहीं होती। और बाकी सारे ऑप्शन खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि मुझ में लॉन्ग चेन प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट है, प्रोटीन में भी प्रेजेंट है, पॉलीसैकेराइड खुद ही पॉली है। इसके बाद सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। फैट मॉलिक्यूल किन चीजों का बना होता है, तो फैट मॉलिक्यूल में डेफिनेटली फैटी एसिड तो प्रेजेंट होगा, फैटी एसिड प्रेजेंट होगा, और साथ में क्या प्रेजेंट होगा, कोई ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं तो द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज फैट मॉलिक्यूल। फैट मॉलिक्यूल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। अच्छा, क्वेश्चन में अब ये पूछा है कि फैटी एसिड्स कितने होंगे, तो ग्लिसरॉल 1 होता है और फैटी एसिड 3 इन्वॉल्व होते हैं। 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल सही है, 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड नहीं। 3 ग्लिसरॉल, देखो वो कैसे ऑल्टर कर रहे हैं, अब उनने ग्लिसरॉल में 3 दे दिया इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 1 फैटी एसिड, ये भी गलत हो गया। 3 मॉलिक्यूल किसके, फैटी एसिड के, 1 मॉलिक्यूल किसका, ग्लिसरॉल का, अगर मिल जाए तो क्या बनाता है, फैट मॉलिक्यूल बनाता है। सो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए फॉर दिस आंसर। ठीक है, मार्क कर लीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉस्फोलिपिड्स आर। फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल होता है वो नेचर में कैसा होता है, तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास 2 पोर्शंस होते हैं, एक होती है हेड और दूसरा होता है टेल। तो जो हेड होता है वो नेचर में होता है हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, और जो टेल होती है वो नेचर में होती है हाइड्रोफोबिक यानी कि जो पानी से दूर भागती है, फोबिया शो करती है। तो क्योंकि इसमें दोनों नेचर प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी, तो ऑप्शन हमारा क्या चला जाता है, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है 2 ड्यूअल नेचर शो करने वाला। एम्फीबियन ड्यूअल नेचर शो करता है, लिविंग ऑन लैंड एंड लिविंग ऑन वाटर, ऐसे ही ये भी ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। तो एम्फीपैथिक होता है नेचर में। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है एम्फीपैथिक, दूसरा है एम्फीबोलिक, नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक और फिर है हाइड्रोफिलिक। तो ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम्फीपैथिक। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2013। आई होप दिस इज क्लियर। लिख लीजिए, डन। ओके, नाउ सो वी आर डन विद दिस chapter biomolecules and enzymes. We are done with the questions for it and we are done with the previous year questions for it. आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है www.magnetbrains.com। आप टाइप करेंगे, ऑफिशियल पेज ओपन होगा, जहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज मिलेगा। उसमें जाकर आपको नीट पे क्लिक करना है, नीट में जाकर आपको क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर वॉच नाउ करेंगे तो आपके सामने एक डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा ऐसा, जहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन है और नीचे लिखा है वॉच ऑल वीडियोस। वहां पर जाकर आप अपने सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो भी जिस भी चैप्टर का आप देखना चाहते हैं। प्ले करेंगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर ये जो कोर्स है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 100% फ्री है। घर में बैठ के ऑनलाइन आपको कोई भी कुछ भी वो नहीं करना है, फीस पे नहीं करनी है। अगर सब समझ में आ गया है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग के साथ। आपको सिर्फ इतना सा करना है। एंड कीप स्टडिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।